नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं राजेश सर पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है शिक्षा का निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण। साथियों, यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है कि अब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। साथियों, जब भी शिक्षा की बात आती है तो मानव में नहीं समाता। शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राष्ट्र का होता है। जिन राष्ट्रों ने शिक्षा के महत्व को समझा है, जाना है, उन राष्ट्रों ने अपने देश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की कोशिश किया है और इसका जीता जागता उदाहरण है। विदेशों में जैसे अमेरिका, जापान इत्यादि देशों को ले लीजिए, वहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है। साथियों, जब भी शिक्षा की बात आती है तो व्यक्ति फूला नहीं समाता। शिक्षा ही वह साधन है, शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। साथ ही साथ साथियों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, शिक्षा के द्वारा ही आज व्यक्ति अपना आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक अर्थात सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब साथियों, बात आती है शिक्षा का निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण से तात्पर्य है ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना जिसका नियंत्रण, नियोजन, कार्यान्वयन, समस्त क्रियाकलाप किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है। उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात सरकार उस पर कुछ भी नहीं करती सिवाय अनुदान को छोड़। सरकार बहुत कर सकती है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्रदान करती है। बाकी ऐसे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया व्यक्तिगत हाथों में होता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षणविद, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इत्यादि चीजें व्यक्तिगत व्यक्तियों के द्वारा ही कार्यान्वित की जाती है। तो साथियों, अब इसके आगे हम उम्मीद करते हैं निजीकरण किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, निजीकरण हुआ है ऐसी शिक्षण संस्थाओं का स्थापना करना जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इस पे सरकार केवल अनुदान देती है और बाकी की सब क्रियाकलाप जितनी भी गतिविधियां होती हैं वह व्यक्तिगत होती हैं। अब हम आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे उदारवादी दृष्टिकोण तथा उसका आलोचनात्मक विमर्श। उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श। साथियों, उदारवादी दृष्टिकोण को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उदारवाद कहते किसको है। जैसा कि हम सब जानते हैं
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य से समाज का निर्माण हुआ है और समाज के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ है। ये हमारा मनुष्य हो गया और यह हमारा राज्य हो गया। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है और मनुष्य के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण है, राज्य का निर्माण हुआ है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है और मनुष्य के द्वारा ही समाज और राज्य का निर्माण हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है जबकि राज्य मनुष्य पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। तो यहाँ पे उदारवादी विचारधारा में तमाम विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ विचार कहते हैं मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हुआ है, इसलिए इसको स्वतंत्रता प्रदान करने का मूल अधिकार है। और कुछ विचार कहते हैं कि राज्य को शक्ति प्रदान होनी चाहिए ताकि समाज में वह अपना वर्चस्व कायम रखे, समाज को नियंत्रित रख सके, मनुष्यों पर अपना अधिकार जमा सके। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उदारवाद या उदारवादी किसे कहते हैं, मनुष्यों का स्वतंत्र होना ही उदारवादी कहलाता है। अर्थात उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र है, वह अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि क्षेत्रों में अपना निर्णय ले सकता है। वह कोई भी कार्य कर सकता है जिससे वो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसी तरह अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में लेते हैं तो मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी भी शिक्षण संस्था का निर्माण कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं उदारवादी विचारधारा यह कहती है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हुआ है और वह चाहता है, उसका एक ही नारा है, उसका एक ही आधार है, जियो और जीने दो। अर्थात हम मनुष्य किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा मनुष्य को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अर्थात जियो और जीने दो, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता ही केंद्र बिंदु होता है और वह अपने स्वतंत्रता के बल पर ही किसी भी शिक्षण संस्था का निर्माण, स्थापना अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कर सकता है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि उदारवादी विचारधारा किसे कहते हैं, उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में उदारवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जिन बंधुओं को समझ में नहीं आया है वो कृपया पुनः समझने की कोशिश करें। उदारवादी दृष्टिकोण यह कहता है व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता ही उसका मूल अधिकार है। इस पर मनुष्य पर राज्य का कोई आधिपत्य नहीं होना चाहिए। राज्य का काम सिर्फ बाहरी आक्रमणों से मनुष्य की सुरक्षा प्रदान करना है। अर्थात मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसकी स्वतंत्रता ही उदारवादी दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु होता है। वह अपनी स्वतंत्रता के आधार पर ही अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी भी शिक्षण संस्था का स्थापना कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। और अब रही बात है साथियों उदारवादी दृष्टिकोण निजीकरण का आलोचनात्मक विमर्श। तो निजीकरण का आलोचनात्मक विमर्श बस साथियों मैं बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। शिक्षा का निजीकरण अर्थात व्यक्तियों के हाथ से रोजगार को छीनना। आज हमारे देश में बहुत विश्वविद्यालय हो गए हैं, 300 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। सभी विश्वविद्यालय छात्रों को व्यावसायिक डिग्रियां प्रदान करते हैं और डिग्री तो दे देते हैं। अब बच्चे बेचारे क्या करें, बेरोजगारी का आलम लेके अपने जीवन को बिताते हैं। ऐसी स्थिति में जब शिक्षा का निजीकरण हो जा रहा है और रोजगार ही नहीं रह जा रहा है तो नवयुवकों के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनको कोई राह नहीं सूझता। तो साथियों बस इतना कहना चाहेंगे कि निजीकरण हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और हमारे देश के युवा पीढ़ी को
बेरोजगारी का आलम उनको सौंप रहा है। एक तरह से कह लीजिए कि विश्वविद्यालय उनको डिग्रियां नहीं दे रहे हैं, वो डिग्री देते हैं बेरोजगारी की डिग्री की, ले जाओ अब यही तुम्हारी डिग्री है, बेरोजगार बन के घर पे बैठो। और यही शिक्षा का निजीकरण है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।